नमस्कार। आप सभी का मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम राजस्थान के जिला दर्शन में एक एक जिले के बारे में पढ़ेंगे और आज का जो हमारा जिला रहेगा जिसका नाम है अजमेर। तो आज हम राजस्थान जिला दर्शन में अजमेर जिले की संपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ेंगे और इससे बनने वाले हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे अंत में। और अंत में मैं बताऊंगा आपको कि इसमें से कहाँ से क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा अजमेर से पूछे जाते हैं। तो अजमेर से जो ब्यावर जिले को अलग बनाया गया था, अब उसमें क्या परिवर्तन आया है अजमेर जिले में, उसके बारे में हम वहाँ के मंदिर, मस्जिद, मेले, वहाँ के इतिहास, वहाँ का भूगोल और वहाँ के जो पर्यटन स्थल है उनके बारे में हम विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आप अपने नोटबुक निकाल करके मेरे साथ में नोट्स बना लीजिए और आज इस क्लास को अटेंड कीजिए। आज हम इस अजमेर ज़िले के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगर हम देखें तो हम अजमेर के सामान्य परिचय यानी सामान्य जानकारियां पढ़ेंगे अजमेर ज़िले के बारे में। उसके बाद में अजमेर ज़िले की स्थापना और उसका क्या इतिहास रहा है उसके बारे में, और उससे बनने वाले जो क्वेश्चन है, जो प्रतियोगी परीक्षा की जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो अजमेर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ में जो पुराने जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे अजमेर ज़िले से, तो उसके बारे में भी मैं पैटर्न को बताऊंगा। और उसके बाद में हम 3 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति के बारे में। अजमेर में कितने अक्षांश गुजरते हैं और कितने देशांतर गुजरते हैं, और किस अक्षांश पर अजमेर स्थित है और कौन से देशांतर पर स्थित है। उसके बाद में हम उसकी नदियां पढ़ेंगे और सिंचाई व्यवस्था क्या है वहाँ की, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कृषि और फसलों के बारे में, पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक जो स्थल हैं इतिहास की दृष्टि से उसके बारे में पढ़ेंगे, अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। उसके बाद में मंदिर और धार्मिक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे वहाँ के। उसके बाद में हम मेले और संस्कृति के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद अंत में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण के क्वेश्चन। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को अंत तक मेरी क्लास को अटेंड कीजिए। नोटबुक में आप उसके नोट्स बना लीजिए। आप चाहे पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, बीटीसी की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वीडियो, पटवारी, कांस्टेबल, यानी राजस्थान से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम आपको देना है तो आपको ये राजस्थान के जिला दर्शन याद करने ही होंगे। तो आज आपको 1 नंबर जिला से यानी आरजे नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है अजमेर जिला। तो आइए हम चलते हैं अजमेर ज़िले की ओर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अजमेर ज़िले के। तो अगर खोज या फिर स्थापना की बात करें कि अजमेर ज़िले की स्थापना किसने और कब की गई थी, तो 1113 ईस्वी में चौहान राजा था जिसका नाम था अजयराज, और अजयराज द्वारा अजमेरू के रूप में स्थापित किया गया था। यानी 1113 में चौहान शासक था अजयराज, और अजयराज ने है वो अजमेरू की स्थापित किया था, और वर्तमान में हम अजमेरू को कहते हैं अजमेर। तो यानी अजमेर की स्थापना कब हुई थी? 1113 में हुई थी। किसने की थी? चौहान शासक है अजयराज ने की थी। और उसका प्राचीन नाम क्या था? तो वो था अजमेरू के रूप में जाना जाता था। अगर उसके स्थान और क्षेत्र की बात करें तो ये राजस्थान के बिल्कुल मध्य में, यानी बीच में, आप ये राजस्थान का मैप देख रहे हो और राजस्थान के मैप में बिल्कुल ये लोकेशन आपको दे रखी है, यानी मध्य में स्थित है। इसलिए इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है, यानी हार्ट ऑफ राजस्थान। यानी राजस्थान के मध्य में, राजस्थान के बीच में स्थित होने की वजह से इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान का हार्ट कहा जाता है। जैसे इंसान के बीच में हृदय होता है, इसलिए ये भी अजमेर है वो राजस्थान के बीच में है, इसलिए इसको हार्ट या राजस्थान का हृदय के नाम से जाना जाता है। मुख्य विशेषताएं अगर इनकी देखें तो ये भारत का मक्का और अंडों की टोकरी और राजपुताने की कुंजी के उपनामों से प्रसिद्ध है। अगर आपको उपनाम के नाम से जाना जाए कि भारत का मक्का किसे कहा जाता है, तो अजमेर का कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी दरगाह है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह यहाँ स्थित है। और यहाँ पर दूर दराज के क्षेत्रों से मुस्लिम क्षेत्र है मुस्लिम लोग हैं यहाँ पर आते हैं इस मस्जिद में, और इसलिए बहुत संख्या में आने की वजह से इसको भारत का मक्का कहा जाता है अजमेर जिले को। इसे अंडों की टोकरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मत्स्य पालन है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके साथ साथ में राजपूताने की जो कुंजी है इस उपनाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि राजपूताने का जो क्षेत्र है अजमेर जो दुर्ग है वो उसका राजपूताने की कुंजी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि राजपूताने के शासक को किसी तरह की या फिर संकट आता था या बाहर से आक्रमण होता था तो यानी सबसे पहले किस किले को जीतना पड़ता था, अजमेरू किले को जीतना पड़ता था। ये उसकी कुंजी थी यानी उसकी चाबी होती थी राजपूताने की। उसके साथ साथ में अगर हम परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले मोस्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अजमेर से, तो अजमेर है वो उत्तर भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यानी राजस्थान का या भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है, तो वो है अजमेर जिला। और ये गणना कब की गई थी, ये की गई थी 2 जनवरी 1993 को। यानी 2 जनवरी 1993 के बाद जो भारत का सबसे साक्षर जिला यानी पढ़ा लिखा या शिक्षित जिला अगर कहें तो वो आता है अजमेर जिला। तो ये इसकी शुरुआत है, अजमेर जिले से क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसकी स्थापना 1113 में अजमेरू चौहान शासक अजयराज ने की थी और उसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है और उसे भारत का मक्का कहा जाता है, अंडों की टोकरी या फिर राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। इसके साथ साथ में उसे पूर्ण साक्षर जिला भी कहा जाता है 2 जनवरी 1993 के आधार पर। नेक्स्ट चलते हैं, इसके इतिहास की अगर बात करें और खोज की बात करें तो 7वीं सदी में अजयपाल द्वारा गढ़बीठली यानी तारागढ़ जो दुर्ग हम बोलते हैं गढ़बीठली का निर्माण करवाया गया था। यानी अजमेर में 7वीं शताब्दी में महाराजा अजयपाल के द्वारा गढ़बीठली यानी जिसे हम तारागढ़ दुर्ग बोलते हैं इसका निर्माण करवाया गया था। और उसके बाद में मैंने बताया था 1113 में अजयराज ने इसे अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाई गई थी। तो अजयराज ने 1113 में राजधानी बनाया था। 7वीं शताब्दी में अजयपाल ने, याद रखना, अजयराज ने राजधानी बनाई, अजयपाल ने यहाँ पर गढ़बीठली का निर्माण किया था तारागढ़ दुर्ग का। स्थान और क्षेत्र की बात करें तो यह चौहान राजवंश की शक्ति का सर्वोच्च केंद्र रहा है। यानी जो जितने भी शासक आए थे, चौहान वंश के जितने भी शासक आए थे, उसकी शक्ति का जो प्रमुख केंद्र रहा था वो अजमेर रहा था, जहां से अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज तृतीय ने शासन किया था। यानी अंतिम चौहान शासक हुआ था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इन्होंने यहाँ पर अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में यहाँ पर शासन किया था। तो क्वेश्चन बनने वाले हैं, अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, कहाँ से था, तो अजमेर से था। क्या नाम था, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज तृतीय था। तो ये चौहान वंश की शक्ति का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है अजमेर को। मुख्य विशेषताएं की अगर बात करें तो 1556 में इसे अकबर ने जीता था। यानी अजमेरू या तारागढ़ किले को किसने जीता था, 1556 में अकबर ने जीता था। और 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के अधीन रहा था ये किला। जो तारागढ़ दुर्ग है या अजमेर था उसमें 1556 है वो अकबर ने इस पर विजय प्राप्त की थी और 1818 में अंग्रेजों के नियंत्रण में ये जिला था यानी ये दुर्ग मौजूद था। और ये एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसे अजमेर मेरवाड़ा कहा जाता था, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था और अंत में राजस्थान में विलय है वो किया गया था, जिसका नाम था केंद्र शासित प्रदेश का अजमेर मेरवाड़ा के नाम से। अब परीक्षा में पूछे जाने वाले अगर क्वेश्चन की बात करें तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956, याद रखना कौन सा आयोग बनाया गया था, जो एकीकरण हुआ था उसके अंतिम आयोग था फजल अली आयोग। उसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को
अजमेर का राजस्थान में विलय कर लिया गया था और राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था अजमेर जिले को। तो यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में विलय किया गया था और इसे कौन सा जिले का दर्जा दिया गया था? 26वें जिले का दर्जा दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। तो ये महत्वपूर्ण है इसका इतिहास अजमेर जिले के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यानी ये डायग्राम आप देख सकते हैं। सबसे पहले 7वीं सदी में अजयपाल आता है जो इसका निर्माण करवाया था। 1113 में अजय राज आता है जिसने उसकी राजधानी बनाया था। 1556 में इस पर अकबर ने विजय प्राप्त की थी। 1818 में इस पर अंग्रेजों का नियंत्रण था और 1956 में क्या हुआ था? ये राजस्थान में विलय कर लिया गया था, जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अजमेर मेरवाड़ा के रूप में, और इसे 26वां जिला बनाया गया था। अब हम चलते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो ये अरावली पर्वतमाला की तारागढ़ पहाड़ी की ढलान पर स्थित है। यानी अरावली पर्वतमाला और मध्य में, अरावली पर्वतमाला के मध्य में स्थित है और ये तारागढ़ पहाड़ी पर के ढलानों पर बसा हुआ ये जिला है जिसका नाम है अजमेर जिला। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से लगभग 480 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थापित है ये जिला। तो यानी ये अरावली पर्वतमाला की तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटीटी में और बीटीसी में कि अरावली पर्वतमाला की कौन सी पहाड़ी पर अजमेर का स्थित है, तो वह तारागढ़ की पहाड़ी पर। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 480 मीटर। अगर अक्षांश की बात करें और देशांतर की बात करें तो अक्षांश है वो 26 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 44 मिनट पूर्वी देशांतर पर मौजूद है। तो ये राजस्थान के में अगर अक्षांश देशांतर की बात करें तो 26 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश पर और 74 डिग्री 44 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, वो राजस्थान की स्थिति है जो मध्य में बसा हुआ है। अगर उसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो 8,481 वर्ग किलोमीटर आता है। यानी अजमेर जिले का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 8,481 वर्ग किलोमीटर है। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अजमेर से कौन कौन जिलों की सीमाएं लगती हैं। यानी नए जिले भी बनाए गए हैं और पुराने जिले भी है, और कितने जिलों की सीमा लगती है? तो अजमेर के 6 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से? सबसे पहले नागौर, ये आप देख रहे हैं नागौर जिला। उसके बाद में न्यू जिला है डेडवाना कुचामन जिला। उसके बाद में जयपुर जिले की, टोंक जिले की, भीलवाड़ा जिले की, उसके बाद में ब्यावर जिले की। यानी इन 6 जिलों की सीमा अजमेर से लगती है। नागौर, डीडवाना कुचामन, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और ब्यावर की। पहले ब्यावर नहीं था, उससे पहले राजसमंद और पाली है इसकी सीमा बनाते थे, परंतु ब्यावर को न्यू जिला बनाने के बाद में पाली और राजसमंद जिला है वो उसकी सीमा नहीं बनाते हैं, अब ब्यावर बनाता है। तो 6 जिलों की सीमा लगती है। ये नए पैटर्न के आधार पर है, तो आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है? नागौर, डेडवाना कुचामन, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और ब्यावर की। तो ये भौगोलिक स्थिति थी, नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नदियां और सिंचाई। नदियां और सिंचाई की अगर बात करें तो सबसे पहले आती है खोज और उसकी स्थापना। तो यहां पर सबसे पहले आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। अगर झील की दृष्टि से देखें तो आना सागर झील का जो निर्माण है वो अर्णोराज ने करवाया था 1135 से 1150 ईस्वी द्वारा। और क्यों करवाया गया था? क्योंकि तुर्कों के रक्त को साफ करने के लिए चंद्रा नदी को मोड़ करके यहाँ पर आना सागर झील का निर्माण करवाया था। क्योंकि अजमेर पर किसने आक्रमण किया था? तुर्कों ने आक्रमण किया था, और तुर्कों ने आक्रमण करने के वजह से अर्णोराज ने उनको पराजित कर दिया था, और वहां पर जो तुर्क सैनिक थे उनका रक्त है वो बहुत सारा लहूलुहान हो गई थी, पूरी की पूरी धरातल है वो।
इस वजह से उसको स्वच्छ करने के लिए, यानी उसके रक्त को शुद्ध करने के लिए अजमेर को चंद्रा नदी का जल है उस क्षेत्र की ओर मोड़ा था और वहां पर एक झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम था आना सागर झील। कब करवाया था? 1135 से 1150 ईस्वी के मध्य में। अगर यहां पर इस जिले का अपवाह तंत्र की बात करें तो 3 बेसिन में बंटा हुआ है। एक है बनास बेसिन जो सबसे ज्यादा क्षेत्र रखता है 64.80% के मध्य, दूसरा है लूनी जो 23.74% और तीसरा है शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत जिसका है 11.38%। तो यानी 3 अपवाह तंत्र या 3 बेसिनों में बंटा हुआ है बनास, लूनी और शेखावाटी क्षेत्र में। उसके बाद में अगर प्रमुख मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो यहाँ कोई बारहमासी नदी नहीं है, यानी ऐसी नदी कोई नहीं है तो बारहमासी है वो प्रवाहित हो सके। परंतु यहाँ पर सभी नदियां हैं वो मौसमी है, जिसमें लूनी हो, बनास हो, खारी हो, डाई हो या सरस्वती नदी हो, सभी की सभी नदियां मौसमी नदी है। मौसमी नदी और बारहमासी नदियों में अंतर क्या होता है? तो बारहमासी नदियां वो होती है जो 12 महीने यानी 365 दिन है उसका प्रवाह होता रहता है, यानी उसमें जल है कभी नहीं सूखता है, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो चाहे शीत ऋतु हो, शुष्क मौसम हो तब भी उसमें जल है वो चलता रहता है। परंतु जो मौसमी नदियां क्या होती है कि ग्रीष्म ऋतु आती है या वर्षा ऋतु नहीं होती है तब वो नदियां सूख जाती है, लुप्त हो जाती है। तब वर्षा होती है, वर्षा ऋतु आती है तब उसमें जल इकट्ठा होता है, फिर वो प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसे मौसमी नदियां कहा जाता है। मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है पीछे पूछे गए थे, लूनी नदी के अगर उद्गम स्थल की बात करें तो वो है अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। तो यानी अजमेर की नाग पहाड़ियां हैं और उन नाग पहाड़ियों से लूनी नदी का, ये आपको देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से ये लूनी नदी का प्रवाह है इस तरह से। तो यानी लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है नाग पहाड़ियों से। उद्गम स्थल कौन सा होता है? जहां से नदियां निकलती है वो उसका उद्गम स्थल कहलाता है। उसके बाद में अगर पुष्कर की बात करें तो ये एक प्राकृतिक क्रेटर झील है। क्रेटर झील कौन सी? जो यानी ज्वालामुखी से निर्मित झील होती है, यानी जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और ज्वालामुखी का विस्फोट होने की वजह से ये क्रेटर नुमा या कीप नुमा आकृति की झील बन जाती है, यानी इसका जो मुख होता है वो इस तरह से बन जाता है अर्धचंद्राकार आकृति में। और फिर वो ज्वालामुखी शांत होती है तो वर्षा का जल इसमें इकट्ठा हो जाता है, और वर्षा का जल जब इसमें इकट्ठा होता है तो इसे बोलते हैं क्रेटर झील। तो ज्वालामुखी से निर्मित है तो प्राकृतिक झील है पुष्कर, जिसे क्रेटर झील कहते हैं। और आना सागर और फोय सागर जो कृत्रिम झीलें भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो 3 झीलें हैं, पुष्कर झील जिसे क्रेटर झील कहते हैं, आना सागर और फोय सागर झील भी यहाँ स्थित है जिसे कृत्रिम झील भी कहते हैं, मानव निर्मित झील है। तो ये नदियां और इनकी सिंचाई व्यवस्था थी। अब हम पढ़ते हैं कृषि और उनकी फसलों के बारे में, किस तरह की कृषि होती है और किस तरह की फसलें होती है। तो आप की प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से अजमेर जिला बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी 41 जिलों के बारे में एक एक जिला राजस्थान दर्शन के रूप में आपके सामने लेके आऊँगा। आप अपने नोट्स बना लीजिए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। खोज और स्थापना की अगर बात करें तो यहाँ पर तबीजी क्या है कि ये देश के प्रथम राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र हैं, यानी अजमेर में क्षेत्र है तबीजी, और तबीजी है जो देश का प्रथम राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का प्रथम या देश का प्रथम राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो है तबीजी अजमेर में। याद रखना तबीजी अजमेर में है। अगर इसके जिले के लगभग 62.33% हिस्सा है, यानी 5285.98 वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि है।
यानी 5285.98 वर्ग किलोमीटर, यानी जो हमने पढ़ा था 8481 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल था, उसमें से 5285.98 वर्ग किलोमीटर यानी 62.33% हिस्सा है वो किसके अंतर्गत आता है, कृषि के अंतर्गत आता है। ये करंट अपडेट है, याद रखना। और पुष्कर जो क्षेत्र है वहां पर उन्नत तरीके से गुलाब की कृषि की जाती है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। यानी पुष्कर क्षेत्र में किसकी कृषि करते हैं, गुलाब की कृषि करते हैं, और गुलाब की कृषि है वो विश्व प्रसिद्ध कृषि है जो अजमेर में की जाती है पुष्कर क्षेत्र में। मुख्य विशेषता की अगर बात करें तो रबी में जो फसलों का उत्पादन होता है इसमें गेहूं, चना, जौ और सरसों, इनकी कृषि की जाती है रबी के मौसम में। और खरीफ के समय यानी ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर ज्वार है, बाजरा, मक्का और कपास की कृषि बहुतायत की जाती है। तो ये मुख्य विशेषता है इसकी। रबी में किस फसलों का उत्पादन होता है, तो गेहूं, चना, जौ और सरसों का उत्पादन होता है। और खरीफ में किसका उत्पादन होता है, तो ज्वार, बाजरा, मक्का और कपास का उत्पादन किया जाता है। अगर परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो अजमेर को अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर उन्नत नस्ल की मुर्गी का सर्वाधिक पालन होता है। यानी अंडों की टोकरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्नत किस्म की यानी अच्छी अच्छी किस्म की मुर्गियों का पालन किया जाता है, ठीक है ना। तो मुर्गी पालन है वो सर्वाधिक यहाँ पर किया जाता है, इसलिए इसे अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ सिंचाई मुख्यतः कुओं और नलकूपों और झीलों के द्वारा की जाती है। यानी कुओं से की जाती है, नलकूपों से भी की जाती है और झीलों से भी सिंचाई व्यवस्था उत्पन्न होती है। तो ये कृषि और फसलें थी। अब हम पढ़ते हैं पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थल की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। यहाँ कौन से पर्यटन स्थल है और ऐतिहासिक स्थल की अगर बात करें तो यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है जो 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित करवाया गया था। और यहाँ पर क्या था, विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी जो 2.5 दिन में तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने यानी 1192 में यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसका नाम है 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं इस तरह का। तो ये एक पहले पुस्तकालय था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था और इसको जीत करके यहाँ पर एक पुस्तकालय था जिसका निर्माण विग्रह राज चतुर्थ ने करवाया था। तो 1192 में उसको तोड़ करके 2.5 दिन में और 2.5 दिन में यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसका नाम है 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसके साथ साथ में यहाँ पर एक दुर्ग मिलेगा, तारागढ़ दुर्ग, जिसे अजमेर दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित है। यानी तारागढ़ की पहाड़ी पर यह किला बनाया गया है जिसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से या अजमेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ में बिशप हेवर ने इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। यानी इतिहासकार आता है जिसका नाम है बिशप हेवर, और बिशप हेवर ने अजमेरू या तारागढ़ जो दुर्ग था इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूर्व का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग को या अजमेरू दुर्ग को, या पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसने कहा था, तो वो आता है बिशप हेवर ने कहा था। मुख्य विशेषताएं की अगर बात करें तो सोनी जी की नसिया यानी लाल मंदिर है वो यहाँ स्थित है और 1865 में बना एक भव्य दिगंबर जैन मंदिर है जो अपनी स्वर्ण कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी सोनी जी की नसिया यहाँ पर स्थित है जिसे लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण 1865 में करवाया गया था। ये एक भव्य दिव्य दिगंबर जैन मंदिर है जो अपनी स्वर्ण कलाकृतियों के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना सोनी जी की नसिया कहाँ है, अजमेर में है। कब इसका निर्माण करवाया था, 1865 में करवाया था। ये किस धर्म से संबंधित है, ये तो जैन मंदिर से ही संबंधित है, दिगंबर से।
परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें तारागढ़ में प्रसिद्ध रूठी रानी का महल भी स्थित है। यानी रूठी रानी का महल कहाँ है? अजमेर में है, तारागढ़ दुर्ग में स्थापित है। तो रूठी रानी का महल है जो मालदेव की पत्नी उमादे स्थित है। यानी मालदेव की पत्नी थी उमादे, जो रूठ करके तारागढ़ दुर्ग में जो हमारे जो रूम होते हैं उसी तरह से किसी रूम में जाकर के बैठ गई थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया था रूठी रानी का महल। ठीक है ना। तो यानी उमादे के नाम पर करवाया गया था। वो किसकी पत्नी थी? वो थी मालदेव की पत्नी। तो महिलाओं की ये रहती है, कुछ नहीं दिलवाया होगा मालदेव ने, उन्होंने कहा होगा कि मुझे हार दिलवा दीजिए, कंगन दिलवा दीजिए, तो मालदेव ने नहीं दिलवाया, तो इसलिए वो रूठ गई थी और उठ करके एक रूम में जाकर के बैठ गई। इसलिए मालदेव ने और वहाँ की जो प्रजा थी उसने उनका नामकरण कर दिया था उस महल का, रूठी रानी का महल। ठीक है ना। तो इसलिए रूठी रानी का महल कहा जाता है। किससे संबंधित है? उमादे से संबंधित है। उमादे किसकी पत्नी थी? मालदेव की पत्नी थी। और यहीं पर हजरत मीरा सैयद हुसैन की दरगाहें भी मौजूद हैं। यानी अजमेर में है हजरत मीरा सैयद हुसैन की दरगाहें कहाँ स्थित है? तो वो है अजमेर में, राजस्थान में। ठीक है ना। कौन से दुर्ग में? तो वो तारागढ़ दुर्ग में। तो याद रखना ये चीज, पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थल मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपके अवश्य पूछे जाएंगे। मंदिर और धार्मिक स्थल की अगर बात करें, यानी यहाँ पर किस तरह के मंदिर और धार्मिक स्थल है, तो यहाँ पर दरगाह शरीफ का निर्माण करवाया गया था वो 13वीं सदी के शुरुआत में। तो यहाँ पर दरगाह शरीफ कहाँ है? तो वो अजमेर में ही स्थित है। और यहाँ पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे गरीब नवाज के रूप में जाना जाता है और उसे परम विश्राम स्थली के रूप में भी जाना जाता है। परम विश्राम स्थली के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि भ्रमण करते हुए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ से गुजर रहे थे, तो अजमेर में उन्होंने विश्राम किया था। और विश्राम करने के वजह से यहाँ पर वो कुछ दिन ठहरे थे, रुके थे, और वहाँ पर इस सूफी संत की दरगाह है, वहाँ उसका निर्माण करवा दिया गया था। इस आधार पर उसका नामकरण हुआ था सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे गरीब नवाज की या उसे परम विश्राम स्थली के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए इसे विश्राम स्थली के रूप में कहा जाता है। उसके साथ साथ में अगर पुष्कर की बात करें, तो पुष्कर में विश्व का एकमात्र प्रसिद्ध और प्राचीन ब्रह्मा मंदिर भी स्थित है। यानी ब्रह्मा जी का, प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? तो वो अजमेर में पुष्कर में स्थित है, जहाँ आज भी विधिवत पूजा होती है। यानी अलग अलग तरह से पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मेला है उसकी पूजा अर्चना की जाती है और अनेक भव्य दिव्य तरीके से मेले का आयोजन भी किया जाता है। मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें, तो यह जिला धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव का आदर्श एक उदाहरण माना जाता है। यानी यहाँ पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक धर्म की यहाँ पर मस्जिद, यहाँ पर मंदिर, यहाँ पर चर्च, यहाँ पर सब कुछ अजमेर में स्थित है। इसलिए धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव का आदर्श अजमेर को माना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, धार्मिक सहिष्णुता या सद्भाव आदर्श का उदाहरण किस जिले को माना जाता है? तो वह अजमेर जिले को। अन्य प्रमुख स्थल की बात करें तो सावित्री माता का मंदिर भी है और नारेली जैन मंदिर भी स्थित है। तो ये सावित्री माता का मंदिर भी अजमेर में है और नारेली जैन मंदिर भी कहाँ है? अजमेर में स्थित है। अब मुख्यतः क्वेश्चन पूछे गए थे पुराने पैटर्न के आधार पर, पुराने परीक्षा में। तो सावित्री माता का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है, जो 3 मई 2016 को राजस्थान का तीसरा रोपवे शुरू किया गया था। तो करंट का क्वेश्चन है, यानी सावित्री माता का मंदिर पुष्कर में है, जिसे 3 मई 2016 को राजस्थान का तीसरा रोपवे के रूप में शुरू किया गया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हो आप इसको। यानी राजस्थान का
तीसरा रोपवे किसे बनाया गया था या शुरू किया गया था, तो वह सावित्री माता का मंदिर पुष्कर में, अजमेर में उसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं मेले और संस्कृति के रूप में। अगर मेले और संस्कृति के रूप में देखें तो पुष्कर मेले का आयोजन हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा यानी अक्टूबर नवंबर माह के दौरान भव्य रूप में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पुष्कर मेले का आयोजन किस जिले में होता है, कहाँ होता है, तो अजमेर में होता है। कब होता है, तो कार्तिक मास की पूर्णिमा को किया जाता है, याद रखना। और किस महीने में, अक्टूबर नवंबर महीने में इसका आयोजन किया जाता है। अजमेर दरगाह के रूप में अगर देखें तो हर वर्ष रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा साहब का उर्स यानी पुण्यतिथि बड़े पैमाने पर बढ़ता है। यानी अजमेर की जो दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, जहां पर रजब माह की 1 से 6 तारीख होती है, उसके मध्य ख्वाजा साहब का उर्स यानी मेला, आप मेला कहते हैं, वो उर्स कहते हैं, तो उसकी पुण्यतिथि पर बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाता है। और सऊदी अरब से, ईरान, इराक के जो मुस्लिम लोग हैं, धर्म के जो मानते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर इस जिले को विविधतापूर्ण धर्मस्थली माना जाता है। प्रमुख विशेषता की बात करें तो पुष्कर मेले को राजस्थान का सबसे रंगीला मेला कहा जाता है। तो राजस्थान का सबसे रंगीला मेला किसे कहा जाता है, तो वो पुष्कर मेले को कहा जाता है। और यह राज्य का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऊंटों का मेला भी है। यानी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऊंटों का मेला बढ़ता है पुष्कर में, याद रखना। तो पीछे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें प्रसिद्ध लाल्या काल्या का मेला भी अजमेर में ही बढ़ता है। यानी लाल्या काल्या का मेला कहाँ बढ़ता है, याद रखना, अजमेर में बढ़ता है। तो लाल्या काल्या का मेला अजमेर में बढ़ता है, एकदम आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में मुगल सम्राट अकबर आगरा से नंगे पैर चलकर दरगाह पर जियारत करने आया था। यानी पूछ सकते हैं आगरा से नंगे पैर चलकर दरगाह की जियारत करने कौन सा शासक आया था, तो वो है अकबर आया था, मुगल सम्राट, ठीक है। तो ये थे मेले और उनकी संस्कृति, उनकी पहचान अजमेर की। चाहे हिंदू धर्म के लोग हो, चाहे मुस्लिम हो, उस सभी धर्मों की ये शरण स्थली माना जाता है अजमेर, इसलिए इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो आप अंत में आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं, जो बनने वाले हैं। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है, तो वह है अजमेर। तो ये पूर्ण साक्षर जिला माना जाता है राजस्थान का। 2 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तबीजी अजमेर में। आपने पढ़ा है, क्लास देखी है, तो आपके ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ गया होगा कि देश का पहला राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपके माइंड में होगा बीजीय अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अजमेर शहर की स्थापना किसने और कब की थी, अजयराज चौहान ने की थी 1113 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्व का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है, तो वह तारागढ़ या फिर उसको बोलते हैं गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है। तो पूर्व का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सावित्री माता मंदिर जहां राजस्थान का तीसरा रोपवे बना है कहां पर स्थित है, वह पुष्कर अजमेर में। तो राजस्थान का तीसरा रोपवे बनाया गया था सावित्री माता मंदिर को, कहां पर स्थित है, पुष्कर में, और पुष्कर कहाँ है, अजमेर में। तो ये 500 के 500 क्विज में क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट रूप में लेके आया, इसे भी पढ़ लीजिए, आप क्लास नोट्स बना लीजिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस क्लास के साथ मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, और अजमेर से इससे बाहर कुछ नहीं पूछे जाने वाले हैं। आप बस इसी क्लास पर फोकस कीजिएगा। इसी आशा के साथ मैं सभी विद्यार्थियों के एक बार पुनः इस मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।